नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद हेमा कड़ाकोटी में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में, और जिसमें कि हमने शिव सिंह सेंगर जी के बारे में अध्ययन किया था हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। आज हम अध्ययन करेंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। तो ग्रियर्सन के बारे में हम यहाँ पर इतिहास लेखन से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके से पढ़ते रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अभी हम बात करते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में। इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की रचना की, जिसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। साहित्य इतिहास लेखन में यह पहला परिपक्व प्रयास था। इसमें ग्रियर्सन ने आधुनिक भाषा साहित्य का ही वर्णन किया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ग्रियर्सन ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी रचना, अगर हम जिसके प्रकाशन के बारे में बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ है। यह इनका पहला परिपक्व इतिहास लेखन का पहला परिपक्व प्रयास हम इसे कह सकते हैं। ग्रियर्सन जी ने जो प्रयास किया इतिहास लेखन का, वह परिपक्व प्रयास इसे माना जाता है। इसमें इन्होंने क्या करा है, आधुनिक भाषा साहित्य का ही वर्णन इसमें किया है। इसमें 951 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब इनके साहित्य इतिहास लेखन की विशेषताएं देख लेते हैं। इन्होंने साहित्यकारों का परिचय काल क्रमानुसार दिया है। इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू की रचनाएं एवं रचनाकारों को ग्रंथ में शामिल नहीं किया है। केवल हिंदी के रचनाकारों को ही इन्होंने शामिल किया है। इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू जैसी रचनाओं को इन्होंने इस ग्रंथ में शामिल नहीं किया है। साहित्य के संदर्भ में युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण करने के साथ साहित्यिक प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण इन्होंने किया है। इन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। तो आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया, तो हम कहेंगे कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। ठीक है, फिर बात करते हैं कि भक्ति काल को इन्होंने हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। तो ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना है। इन्होंने युगीन परिस्थितियों के आलोक में काल विभाजन करते हुए 11 कालखंड निर्धारित किए हैं। तो अगर हम इनके काल विभाजन, क्योंकि काल अभी तक जो लेखन हो रहा था, साहित्य इतिहास लेखन, वो सभी, चाहे आपके शिव सिंह सेंगर जी हों या फिर आपके गारसदा तासी जी, शिव सिंह सेंगर जी हों या फिर गारसदा तासी जी, दोनों ही जो इतिहास लेखन किया है वो किया है वर्ण क्रमानुसार। अब ग्रियर्सन जी आए, उन्होंने नया प्रयास किया, नई चीज़ें लेकर आए। पहले तो उन्होंने केवल हिंदी के कवियों का वर्णन अपनी इस रचना में किया। दूसरा, उन्होंने फारसी, संस्कृत, उर्दू इन सारी रचनाकारों को हटाकर, इनकी रचनाओं को हटाकर केवल हिंदी के कवियों को अपने इस ग्रंथ में शामिल किया। दूसरा कि इन्होंने जो काल विभाजन किया, पहले सब वर्ण क्रम के अनुसार विभाजन किया जा रहा था, क्योंकि कबीर को और केशव को एक ही वर्ण एक होने के कारण क वर्ण वालों को ही पहले रखा जा रहा था, चाहे फिर वो कबीर हो चाहे केशव हो। लेकिन जो ग्रियर्सन साहब ने युगीन परिस्थितियों के आलोक में, मतलब जैसे कि युग चल रहा था उसके आलोक में ही इन्होंने क्या करा, जो काल विभाजन है, काल विभाजन है वो काल क्रमानुसार करा, ना कि वर्ण क्रमानुसार ना करके काल क्रमानुसार इन्होंने क्या करा है, हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। और विभाजन करते हुए उन कालों को 11 काल खंडों में निर्धारित किया है। तो वो 11 काल खंड कौन कौन से हैं, 11 काल खंडों का वर्णन हम देखते हैं इस प्रकार। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। तीसरा है इनका जायसी का प्रेम काव्य। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। फिर अगला है इसमें रीति काव्य, फिर तुलसी के परवर्ती कवि, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान,
आगे इस तरीके से इन्होंने क्या किया है, काल विभाजन किया है। 11 कालखंडों में हिंदी साहित्य को इन्होंने बांटा है। फिर बात करते हैं इनके साहित्य इतिहास लेखन में और इनके द्वारा कहे गए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इनके बारे में हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्यों को भी एक बार देख लेते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन का उद्भव ईसाईयत के प्रभाव से माना है। इनका मानना था कि जो भारत में भक्ति की जो धारणा आई है वो ईसाईयत की देन है। इन्होंने विद्यापति के श्रृंगारी पदों को भक्ति परक बताया है। जो विद्यापति जी ने श्रृंगारिक पद लिखे हुए हैं उनको इन्होंने क्या कहा है, भक्ति परक। बिहारी लाल को इन्होंने यूरोप का सर्वश्रेष्ठ कवि माना है। तो बिहारी लाल को इन्होंने क्या कहा है कि पूरे यूरोप में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, बिहारी लाल है। अब बात करते हैं इनकी रचना का अनुवाद, इनकी रचना के अनुवाद के बारे में। तो किशोरीदास गुप्त ने इनके ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। ठीक है, तो ये तो था ग्रियर्सन जी के बारे में और उनके इतिहास लेखन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। तो नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसी तरीके से आपको हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। अब बात करते हैं मिश्र बंधु। सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी व गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी और गणेश बिहारी मिश्र, इन्होंने मिश्र बंधु विनोद शीर्षक से 4 खंडों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम 3 खंडों का प्रकाशन 1913 और चतुर्थ खंड का प्रकाशन 1934 में हुआ। विशेषताएं अगर हम इनकी देख लें तो यह तत्कालीन सर्वाधिक बृहद ग्रंथ था। उस समय जो मिश्र बंधु विनोद लिखा गया यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, इसमें लगभग 5000 कवियों एवं उनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। इनका काल विभाजन व नामांकन साहित्य आधार पर है। जो भी काल विभाजन है या फिर नामांकन है वो साहित्य के आधार पर है, साहित्यिक आधार इसे माना जाता है। फिर बात करते हैं इसमें अगले पॉइंट की। तो पर्वतीय साहित्य इतिहास लेखन हेतु यह एक प्रामाणिक आधार रहा है। कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जब वो इसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जो भी कवियों के परिचयात्मक जो विवरण लिया है, कि मतलब उन्होंने कवियों का जो परिचय लिया है, परिचय का वर्णन किया है अपने इतिहास ग्रंथ में, वो कहाँ से लिया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए गए हैं। इन्होंने रचनाओं के मूल्यांकन हेतु काव्यशास्त्रीय आधार पर तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है। मिश्र बंधु विनोद में प्रमुख 5 खंड हैं तथा 8 उपखंड हैं। तो पहला देख लेते हैं हम इसमें प्रारंभिक काल, या इसे आरंभिक काल भी कहेंगे। तो इसे भी 2 भागों में इन्होंने बांटा है। पूर्व आरंभिक काल 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी, उत्तर आरंभिक काल 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी। फिर दूसरा विभाजन इन्होंने किया है माध्यमिक काल। तो माध्यमिक काल को इन्होंने इसे भी 2 भागों में बांटा है। पूर्व माध्यमिक काल को इन्होंने 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी तक। फिर प्रौढ़ माध्यमिक काल को अगर हम देखें तो प्रौढ़ माध्यमिक काल को इन्होंने 1504 से 1624 ईस्वी तक बांटा है। फिर तीसरा विभाजन किया है इन्होंने अलंकृत काल। अलंकृत काल इन्होंने पूर्व अलंकृत काल व उत्तर अलंकृत काल में विभाजित किया है। तो पूर्व अलंकृत काल का जो समय है वो है 1625 ईस्वी से 1733 ईस्वी, और उत्तर अलंकृत काल का जो समय है वो है 1734 ईस्वी से 1832 ईस्वी। फिर चौथा विभाजन है इनका परिवर्तन काल। कौन सा? परिवर्तन काल 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी। फिर वर्तमान काल है 1869 ईस्वी से अद्यतन तक। तो ये तो था ग्रियर्सन जी और मिश्र बंधु विनोद या मिश्र बंधुओं का इतिहास लेखन। अब नए वीडियो में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए हिंदी साहित्य के विस्तार पूर्वक नोट्स पाने के लिए और विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए।